चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने बात करा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, उसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है इस बारे में, कि पहला लेटर किसी भी एंजाइम का जीनस को, दूसरा स्पीसीज, तीसरा स्ट्रेन, और जो आखिरी नंबर होता है वो सीक्वेंस को बताता है कि किस सीक्वेंस में ये एंजाइम डिस्कवर हुआ है। अब उसके आगे तो अब एक बात और ये भी जानो कि वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग यूज करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज आरडीटी। हमने बात करा था कि दो डीएनए को जब जोड़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। तो उन्हीं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को रिकम्बिनेंट डीएनए में हम लोग यूज करते हैं, जो कि किसी डीएनए में स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड को रिकॉग्नाइज करे, व्हिच रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हम उसी को यूज करते हैं जो पहचाने, रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि बहुत से बहुत, जिसका रेंज कितना होना चाहिए, इसका रेंज मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 to 8 होना चाहिए। मतलब 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बीच का होना चाहिए। और ये पहचाने, ये जो एंजाइम है वो पहचाने उसको और वहीं पे कट करे सिर्फ। ठीक है, कहीं भी कट करेगा तो इश्यू है। हम लोग बात किए थे कि कहीं भी कट नहीं कर सकता है। कहीं भी कट कर देगा तो मान लो हमको जीन निकालना है कहीं से और डीएनए में किसी और पोर्शन में कट करना है तो फिर दिक्कत है ना। ठीक है, एंड कट्स ऑन अ स्पेसिफिक साइट to produce cohesive या sticky end to produce cohesive, या फिर इसी को बोलते हैं स्टिकी एंड। अब ये क्या होता है, अभी नया चीज आ गया कोहेसिव और स्टिकी एंड। इसका मतलब समझना, वैसा एंड विच कैन ज्वाइन विथ अदर डीएनए। अब ये कैसे होता है ये अभी हम लोग आगे समझेंगे, बट अब भी जान लो। तो स्टिकी एंड को कोहेसिव एंड पे, स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड प्रोड्यूस करे, या इसी का एक और नाम स्टैगर्ड एंड भी है जो उतना अनकॉमन है, मतलब उतना कॉमन नहीं है। अब सुनो, एक एंजाइम है इको R1। आई गेस नाम समझ में आ रहा होगा। ई मतलब इकोलाई से है, जीनस मिल गया। इसर्सिया, ई मतलब इसर्सिया, ये जीनस का नेम है। ठीक है, को मतलब कोलाई, तो इसर्सिया कोलाई से मिला। आर उसके स्ट्रेन का नाम है, और वन मतलब इकोलाई से मिलने वाला ये पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था। इको R1 क्या है, इकोलाई से मिलने वाला, इकोलाई के भी आर स्ट्रेन से मिलने वाला ये पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये भी एक किसका एग्जांपल है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। अब ये कैसे काम करता है ये हम लोग आगे थोड़ा सा समझते हैं। अभी तक अगर हम लोग टोटल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का बात करें तो ऑल टुगेदर अभी तक 900 के आसपास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग डिस्कवर किए हुए हैं, जो कि डीएनए को काटता है। और 900 ये जो डिस्कवर किए हैं ये सब कुल मिला के 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से किए हुए हैं। कितने से, 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से इसको ऑब्टेन करें। एक खास बात ये भी है कि भाई, अब आप डीएनए को जो कटिंग कर रहे हो, ये कटिंग आप कहाँ कर रहे हो, क्या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कर रहे हो? नहीं आप तो टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो। और अगर आप टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो तो एक बात जो आपको समझना है वो ये कि टेस्ट ट्यूब में अगर हो रहा है तो मतलब कि ये जो इंजाइम है उसको इन विट्रो फंक्शन करना चाहिए। कैसा फंक्शन, इन विट्रो। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एक बात आता है कि ये सब जो भी होता है ना, ये हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे काम करता है। कैसे सीक्वेंस पे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। उम्मीद करते हैं तुमको ये नाम पता हो, क्या होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, बताओ। नो सर। नहीं आइडिया है, जेनेटिक्स में पढ़ना था। एक ऐसा डीएनए, लिखो या नोट्स में है ही, लिखना क्या है, which can be read same
फ्रॉम बोथ साइड्स। चलो इसका मतलब समझना, मान लो तुम्हारे पास कोई डीएनए सीक्वेंस ऐसा है, तुम इधर से पढ़ो MADAM आया सेम। अच्छा अब एक बार इधर से पढ़ के देखते हैं, इधर से भी MADAM, तो चाहे आप उसको राइट से पढ़ो या आप उसको लेफ्ट से पढ़ो, हमेशा ही उसका रीडिंग सेम आता है। उसी तरह एक और एग्जांपल लेता हूँ, इधर लिख रहा हूँ MALAYALAM मलयालम, पढ़ो इधर से MALAYALAM, इधर से पढ़ के देखो MALAYALAM। समझ रहे हो, दोनों साइड से सेम रीडिंग, दैट इज व्हाई दीस टाइप ऑफ सीक्वेंसेस आर कॉल्ड पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन्हीं इसी जब कटिंग करता है तो इसी तरह का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रोड्यूस करता है। ये ढूंढता है कहाँ सीक्वेंस काटे, और ऐसे काटता है कि कोई एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रोड्यूस हो। इस बात का खास ख्याल रखना, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑलवेज प्रोड्यूस restriction enzyme always produce palindromic DNA sequence। यहां तक में कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक, आगे एक पॉइंट आपके नोट्स में नोट करके दिया हुआ है, आपको ये जानना है कि जैसे स्टिकी एंड था उसका ठीक उल्टा होता है, ठीक उल्टा ब्लंट एंड, ये नॉट स्टिकी होता है, ये स्टिकी नहीं होता। दिस इज नॉट स्टिकी। स्टिकी या नॉट स्टिकी का मतलब क्या हो तो आगे अभी आगे जानेंगे। ये अच्छा ऐसा कोई सीक्वेंस रहेगा, इसका मतलब एक बात समझ में आ रहा है कि ऐसा सीक्वेंस किसी दूसरे डीएनए से नहीं चिपकेगा। स्टिकी एंड जब कट करते हैं कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर डीएनए को कट करके स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर रहा है, मींस कि वो डीएनए किसी और डीएनए से चिपक सकता है। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज कर रहे हैं और वो डीएनए को कट करके ब्लंट एंड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब भले ही आप डीएनए को काट दिए, उसको आप किसी और डीएनए से जोड़ नहीं सकते, चिपका नहीं सकते, ठीक। यहाँ पे एक बात जानना बहुत जरूरी है कि ब्लंट एंड को भी हम लोग कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टिकी एंड बाय यूजिंग एन एंजाइम, एक एंजाइम को यूज कर लेते हैं, टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम, याद रखिएगा टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है? टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। चलो, तो ये तो बात हुआ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। अब थोड़ा सा बात करते हैं पॉलीमरेज एंजाइम का, जो दूसरा वाला हमारा था, पॉलीमरेज एंजाइम। अगर हम पॉलीमरेज एंजाइम का बात करें तो इसका सिंपल काम होता है टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ जीन, मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ जीन। और ये जो मल्टीपल कॉपी ऑफ अ जीन बनाता है, यहाँ पे खास बात याद रखना है, इसको सिंपली आप ऐसे भी बोल सकते हो, दैट इज हेल्प्स इन जीन एम्प्लीफिकेशन। किसमें हेल्प करता है? जीन एम्प्लीफिकेशन में, इट हेल्प्स इन जीन एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे एक एंजाइम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है टाक पॉलीमरेज, टाक पॉलीमरेज। और नाम अपने आप में पूरा कहानी बता रहा है। अगर नाम है टाक पॉलीमरेज तो टी से कुछ बैक्टीरिया का नाम होगा, और वो नाम है थर्मस, थर्मस। एक्यू से एक्वेटिकस, QUETIQUS, थर्मस एक्वेटिकस। ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बहुत ही गर्म जगह पे रहता है। जैसे हॉट स्प्रिंग का नाम सुनिए, गर्म पानी का कुंड या गर्म पानी का झील, इस तरह का, वहां से वाटर एकदम बॉइलिंग स्टेज में होता है। तो ये बैक्टीरिया जो थर्मस एक्वेटिकस है, ये ऐसा जगह पे मिलता है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। एक बात
तो इसी का एक मतलब तो ये भी निकलता है ना कि अगर ये बैक्टीरिया ऐसे टेम्परेचर पे जिंदा है, मतलब कि इसके अंदर का एंजाइम जो कि नॉर्मली हाई टेम्परेचर पे डीनेचर कर जाता है, यहाँ पे वो वर्किंग फंक्शनल है। दूसरा बात। तीसरा बात भाई, कि यहाँ पे डीएनए जब भी रिप्रोड्यूस करता होगा तो डीएनए एम्प्लीफिकेशन तो होता होगा, डीएनए का कॉपिंग तो बनता होगा। और अगर डीएनए का कॉपी बन रहा है तो कोई एंजाइम वहां पे फंक्शन कर रहा होगा। अब खास बात ये है कि ये जो टाक पॉलीमरेज है ये वही एंजाइम है, थर्मस एक्वेटिकस में डीएनए को मल्टीप्लाई करता है, थर्मस एक्वेटिकस में डीएनए को मल्टीप्लाई करता है। और चूंकि ये बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे एक्टिव है, जिंदा रह लेता है, मतलब कि ये एंजाइम जो है वो कैसा है, थर्मोस्टेबल। कैसा है? थर्मोस्टेबल। मतलब ये एक ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पे भी फंक्शनल होता है, ये एक ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पे भी फंक्शनल होता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हमारा काम होगा आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। अब कैसे आइसोलेट करें पूरा स्पेशल से फर्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ तक ठीक है? कोई इशू है? No, sir. ठीक है एकदम? Yeah. ओके। बीच में तुमको नोट्स में 2-3 पॉइंट और दिखेगा। लाइगेज, टाइप 4 लाइगेज है, ये क्लास 6 एंजाइम है, ये सब आप छोड़ सकती हो, अभी इसका कोई काम नहीं है। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट था पहले, अब तो वो भी नहीं रहा। और जो इम्पोर्टेंस था वो तुमको एनसीईआरटी में क्लास 11 बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ना है, 12th में नहीं पढ़ना। बस यहाँ नाम आया तो हम बता दिए थे। चलिए, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। आइडेंटिफिकेशन एंड isolation of desired gene. Identification and isolation of desired gene. सबसे पहले आपको, ये रहा आपका सेल, इस सेल के ऊपर होगा अगर फंगस, बैक्टीरिया, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो जीन निकालते हैं वो प्लांट, फंगस या बैक्टीरिया का होता है, एनिमल का नहीं निकालते। और अगर निकाल रहे हैं तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होगा, उसमें बस ये सेल वॉल नहीं होगा। सेल वॉल, ये वाला क्या था? ये था सेल मेम्ब्रेन। फिर इधर साइटोप्लाज्म होगा बिखरा पड़ा, और उन सब से परे अंदर में यहाँ बीच में छोटा सा होगा न्यूक्लियस। ये है साइटोप्लाज्म और यहाँ पे है न्यूक्लियस। अब आपको बात समझना है, आपको कहाँ पहुंचना है। आपको सबसे पहले इसको हटाना है, फिर इसको हटाना है, फिर साइटोप्लाज्म को हटाना है, फिर इस न्यूक्लियर इन्वेलप को हटाना है, फिर जाना है आप डीएनए में। आप यहाँ पहुंचे तो आप कहाँ पहुंच गए? आप डीएनए के पास पहुंच चुके हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुआ, अब आपको इस डीएनए को भी कट करना है, और अगर आपका डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट इस एरिया में है तो इसको यहां से आइसोलेट करना है। यहां तक में कोई इश्यू तो बताओ। नहीं. ठीक है, तो चलो, सबसे पहले हमको सेल को लाइसिस करना होगा। लाइसिस मतलब डिकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन। सेल लाइसिस करेंगे और डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे। लाइसिस का एक और टर्म आप इंग्लिश में लिखते हो डाइजेशन। सेल लाइसिस किए। अब देखो, मान लो जो आप सेल यूज कर रहे हो फंगस का है, तो फंगस का सेल वॉल किसका बना होता है?
बताओ। सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल किसका बना होता है फंगस का? काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन। तो काइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे एंजाइम काइटिनेज। अब ये काइटिनेज इस सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देगा, तो ये हट गया, गया। अब क्या सबसे ऊपर बचा? सेल मेम्ब्रेन। चलो वहां भी काम करते हैं। अच्छा एक मिनट, फंगस का रहा तो काइटिनेज यूज किए। अगर मान लो जो सेल है वो प्लांट का है, तो प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। तो यहाँ क्या यूज करेंगे? सेल्यूलेज। जो भी चीज का बना होगा उसके आखिर में एज जोड़ देंगे। एज मतलब वो एंजाइम जो है उसको डाइजेस्ट करेगा। जैसे मान लो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, तो प्रोटीएज। कार्बोहाइड्रेट को लाइगे नहीं नहीं, अमाइलेज। अमाइलेज, अमाइलिन टर्म इज यूज्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट, तो अमाइलेज। लिपिड, लाइपेज। तो जो भी एंजाइम है उसके अंत में एज जोड़ दो तो वो उसको डाइजेस्ट कर सकता है। अच्छा अगर बैक्टीरियल सेल है, इसका सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। पेप्टिडोग्लाइकन, तो यहाँ पे यूज करते हैं लाइसोजाइम। इससे उनका सेल वॉल खत्म। और सेल वॉल खत्म किए, फिर आप सेल मेम्ब्रेन को हटाए। सेल मेम्ब्रेन हटाने के बाद ये सेल साइटोप्लाज्म हटाए। फिर आप पहुंचे न्यूक्लियर एनवेलप पे, इसको हटाए और डीएनए को बाहर निकाले। क्या आइसोलेट हुआ? डीएनए इज आइसोलेटेड। जब डीएनए आइसोलेट हुआ तो ये कैसे करते हैं ये हम समझते हैं। इसको हटाए पहले, या कोई इशू है? कोई इशू बोलो, कहीं कोई दिक्कत तो बताओ। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो फिर तो क्या ही प्रॉब्लम है। अब सुनना, डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट कैसे करता है ये सुनो। तो डीएनए स्ट्रैंड का सेपरेशन होता है बाय ट्रीटिंग विथ राइबोन्यूक्लियेज और प्रोटीज। राइबोन्यूक्लियेज एंड प्रोटीज। जरा इसका हिडन मीनिंग समझो। न्यूक्लियस में तीन चीज, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। हमको इस डीएनए को अलग करना है। हमको इस डीएनए को अलग करना है। तो डीएनए को हमको डाइजेस्ट नहीं करना, हम क्या करेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे। क्योंकि आप तुमको न्यूक्लियोसोम याद होगा, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़े होगी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में न्यूक्लियोसोम याद आ रहा है? न्यूक्लियोसोम जो था उसमें प्रोटीन था, हिस्टोन प्रोटीन, कुछ आरएनए भी था और कुछ डीएनए था। तो पहले प्रोटीएज यूज किए तो प्रोटीन गया, फिर राइबो न्यूक्लियेज यूज किए तो आरएनए भी डाइजेस्ट हो गया। अब बचा क्या? बोलो क्या बचा? सिर्फ डीएनए। चलो यहां तक कोई इशू नहीं है। अब दिक्कत ये है कि हम लोग डीएनए निकाल तो चुके हैं, लेकिन हमको डीएनए जो मिला वो पता नहीं प्यूरिफाइड है नहीं है, तो हम उसको प्यूरिफाई कर ही लेते हैं। तो प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं ये सुनना। सबसे पहले ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, ये सब सीक्वेंस याद होना चाहिए। डीएनए को निकाले, डीएनए को निकालने के लिए सबसे पहले सेल वॉल हटाए, सेल वॉल हटाने के बाद फिर डीएनए में डीएनए को अलग कैसे किए भाई, तो जो निकाले थे उसको राइबो न्यूक्लियस, रुको स्टेप बाय देख ही देता हूँ। डाइजेशन ऑफ सेल वॉल, इसको डाइजेस्ट किए फिर उसको ट्रीट किए इससे, तो डीएनए इज आइसोलेटेड। इससे क्या हुआ? डीएनए इज आइसोलेटेड। अब तीसरा स्टेप में आते हैं। तीसरे स्टेप में आप क्या किए कि उसको प्यूरिफाई किए और फिर प्रेसिपिटेट कराकर, मतलब जमा कराए। जैसे मान लो डीएनए जो आपके पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें डीएनए तो कहीं पे भी तैर रहा होगा, बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल है। तो तुम इसको ना बहुत तेजी में सेंट्रीफ्यूज कराते हो, बहुत तेजी में। और बहुत तेजी में जब सेंट्रीफ्यूज होता है तो डीएनए फाइनली नीचे में जमा हो जाता है।
तो मे बी उसका मेरे पास एक डायग्राम हो, लैब में हमने किए हैं इसको, तो हम तुमको लैब का इमेज दिखाते हैं कैसा दिखता है। ये रहा डीएनए डीएनए डीएनए। एक सेकंड, इस फोन में लगता है नहीं यार, रुको 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 रुको, लगता है होना तो चाहिए। सेम, बस आके 1 2 3 है, 1 2 3 @ अच्छा, हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ, एक सेकंड, हम वापस से, अभी तो ऐसे भी आधा घंटा हो गया, तो 5 मिनट में वापस रिज्वाइन करो, ठीक है? Okay, sir. ओके।